हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। सो फॉलो मी। There are many types of chemical reaction. First are the combination reaction. Decomposition reactions. Decomposition reactions 3 टाइप्स की होती हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। So combination reaction, decomposition reaction, 3 types: thermal, electrical and photochemical, and then third one are displacement reaction. And fourth one are the double displacement reaction, and fifth are the redox reaction. Now we will discuss one by one them. So first one are the decomposition reaction. As the name suggests, decomposition means डिकम्पोज मतलब किसी भी चीज का ब्रेक डाउन, है ना, उसको हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या हो गई? सॉरी, पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिस्कस करते हैं, बाद में डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन में क्या समझ में आ रहा है? कंबाइन होना। तो यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है? ऐसी रिएक्शंस इन विच 2 रिएक्टेंट या मोर रिएक्टेंट रिएक्ट्स केमिकली एंड गिव 1 प्रोडक्ट, उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। नाम में ही छुपा हुआ है किस टाइप की? कॉम्बिनेशन, मतलब कंबाइन हो रहे हैं, है ना। द रिएक्शंस इन विच 2 or more than 2 substances या reactants chemically combine to give 1 product. Called as combination reaction.
For example, Mg plus O2 equal to 2 Mg. Ca plus O2 equal to CaO. 4Na plus O2 equal to 2 Na2O. CaO plus CO2 equal to CaCO3. ZnO plus CO2 equal to ZnCO3. So there are many examples of combination reaction. नोट कर लिया होगा आपने ये सब। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो एक दो और एग्जाम्पल डिस्कस कर लें क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन के? फॉर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल भी हैं। ये हो गया आपका, कितने एग्जाम्पल हो गए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन H2 plus Cl2 इक्वल टू 2 HCl, ठीक। एंड N2 plus 3H2 इक्वल टू 2 NH3। आपको एक एग्जाम्पल ढूंढ करके लाना है डेली लाइफ में किसी भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जो हमने आपके एग्जाम्पल बताए हैं उनसे डिफरेंट होना चाहिए एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसका नाम क्या सजेस्ट कर रहा है? डिकम्पोज मतलब टूटना, ब्रेक डाउन। Decomposition reactions are the reactions in which one substance or one reactants break down into two or more substances. Into two or more substances. For example, जिंक कार्बोनेट, इसको हीट करेंगे तो ZnO plus CO2, CaCO3, इसको हीट करेंगे तो CaO plus CO2। और भी एग्जाम्पल हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के, तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, बहुत ध्यान से आप देखिए। अब जो दो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ से प्रैक्टिकल का क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है।
तो बहुत ध्यान से देखिए आप। PbNO3, इसका नाम है लेड नाइट्रेट। ठीक है, अगर आपको आयंस के फॉर्मूले याद नहीं है तो आप 9th में जो मैंने डाल रखा है वीडियो, उसको देखेंगे आयंस के फॉर्मूले और उनको याद करेंगे। बिना आयंस के फॉर्मूले के फर्स्ट चैप्टर में आपको कुछ मिलने वाला नहीं, ये नंबर ध्यान दीजिए। और यहाँ सब लोग क्या गलती करते हैं, ये जो ऑक्सीजन है वो बड़ा ना बना करके एकदम कैसे लिखते हैं, ऐसा छोटा। जैसे NO3 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, जिंक कार्बोनेट लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, जिंक CO3, ऐसा। तो ये ओ छोटा सा नहीं बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। केमिस्ट्री में अगर आपके केमिकल फॉर्मूला ही सही नहीं है तो फिर आपको केमिस्ट्री का कुछ नहीं आता। ध्यान रखिए, जब आप सिंबल ही नहीं बना पाते, तो अगर आप सिंबल सही ध्यान से बनाएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो लेड नाइट्रेट को जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर। ये थर्ड एग्जाम्पल है, इसका नंबर जो सीरियल 3 है वो मैं यहाँ लिखती हूँ, क्योंकि इसको बैलेंस करना होगा अभी। तो यहाँ पे 2 PbNO3 लेंगे, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेंगे हीट करने पर 2 PbO प्लस NO2, PbNO3 का होल ट्वाइस है ये, क्योंकि Pb की बैलेंसी होती है 2 प्लस और NO3 की 1 माइनस होती है, तो बनेगा 4NO2 एंड O2। अभी ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके कलर पर, या फिर आएगा इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो निम्न में से कौन से विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग 4 ऑप्शन दे दिए कि ये प्रोडक्ट बनेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ऐसे आ सकता है कि किस कलर की गैस बनती है या कौन सी गैसेस बनती है, या फिर रेजिड्यू क्या होता है। तो रेजिड्यू क्या होता है, जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो टेस्ट ट्यूब में जो बचा उसको हम रेजिड्यू कहते हैं। आगे हम जब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तब और एक्सप्लेन करेंगे, तो इसको बहुत ध्यान से आपको याद करना है। ये किस कलर का है, ध्यान दीजिए, ये व्हाइट सॉलिड है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ये फिजिकल स्टेट आप इसकी याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। ये कैसा बनता है, इसका नाम बताएंगे, क्या है ये? हाँ सही है, लेड सेकेंड ऑक्साइड। थोड़ा ध्यान रखेंगे, जिसका नाम लिख रहे हैं उसी के नीचे लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इसका नाम लिख रहे हैं NO2 के नीचे तक लिखते चले जाएं, उसी हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ये कैसा होता है, ये येलो कलर का होता है, और ये जो गैस होती है ये ब्राउन गैस होती है। ये तो ये सॉलिड है, यहाँ पर ये गैस है और ये गैस है, और ये गैसी गैस है, ये कलरलेस गैस। ये प्रोडक्ट है, इसके याद रखिए। जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे, लेड नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो कौन सा डिकम्पोजिशन, ये सारे डिकम्पोजिशन देखिए हीट की प्रेजेंस में हो रहे हैं, तो हम इन सबको क्या कहेंगे। देखिए ये जो ये साइन लगाया हुआ है, काहे का साइन है, ये साइन है हीट का। तो ये जो सारे डिकम्पोजिशन हीट के प्रेजेंस में हो रहे हैं, तो इनका नाम सबका क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल काहे के हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल हैं। आप इसको पहले हेडिंग डाल करके फिर ही लिखिए। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या हो गए, थर्मल डिकम्पोजिशन अभी समझ में आ गया क्या हो गया। थर्मल डिकम्पोजिशन ऐसी रिएक्शंस जिसमें थर्मल का मतलब होता है हीट, हीट इज यूज्ड फॉर द डिकम्पोजिशन। ये रिएक्शन है इसमें भी हीट यूज हुई, ये रिएक्शन है इसमें भी हीट यूज हुई, ये रिएक्शन है इसमें भी हीट यूज हुई। तो ये सभी काहे के एग्जाम्पल हो गए, ये सभी एग्जाम्पल हो गए थर्मल डिकम्पोजिशन के। तो कंसोलिडेट करिए इन सबको, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या हो गया उसको आप डिफाइन करके लिखेंगे। एक और रिएक्शन रह गई है यहाँ पर, पहले उसको डिस्कस करते हैं। देन फोर्थ वन इज द FeSO4। इसको अगर हम हीट करेंगे स्ट्रांगली तो ये भी डिकम्पोज हो जाता है, और Fe2O3 यानी 2FeSO4 लेंगे, हीट करेंगे स्ट्रांगली तो बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3।
ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ये ब्राउन कलर का होता है। SO2 ये हो गई सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 ये हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हुए। ये ध्यान दीजिए FeSO4 ये क्या है, फेरस सल्फेट। आयंस के फॉर्मूले याद करिए, नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। और ये कैसा है, लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो इन सब में आपने देखा 4 एग्जाम्पल हमने आपको जो दिए डिकम्पोजिशन के अभी, वो उन सब में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए हीट यूज हो रही है। अभी आपने देखिए ध्यान से, एक रिएक्टेंट है और 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन पहचानने के लिए जब आता है तो बहुत सारे बच्चे पहचान नहीं पाते हैं, उनको कंफ्यूजन होता है। मैं बार बार कह रही हूँ कि एक रिएक्टेंट है, किसी किसी को यहाँ 2 लिखा दिखाई दे रहा है तो वो कहेगा नहीं आप तो कह रही है एक या तो 2 रिएक्टेंट है। 2 रिएक्टेंट नहीं है, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट है, ध्यान दीजिए। यानी जो रिएक्टेंट है वो तो एक ही टाइप का है, इसके अलावा तो कोई दूसरा रिएक्टेंट नहीं है। इस रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो रिएक्टेंट ये एक ही है। ठीक है, और ये डिकम्पोज होकर के देखो, एक ये तरीके का बन रहा है, एक इस तरह का बन रहा है, एक इस तरीके का, 3 अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बन रहे हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक तरीके का रिएक्टेंट हो और 2 या 2 से अलग तरीके के प्रोडक्ट बन रहे हों, वो क्या कहलाती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। और अगर इस डिकम्पोजिशन में हीट यूज हो रहा है, ये साइन हीट का है, अगर हीट यूज हो रहा है तो ये क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन जो रिएक्शंस हैं वो एक दूसरे के एकदम अपोजिट रिएक्शंस हैं। देखिए ध्यान से, कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, 2 या 2 से अधिक चीजें या रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक का मतलब ये नहीं कि एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कहीं कहीं पे 2 मॉलिक्यूल भी बन रहे हैं, 3 भी बन रहे हैं, लेकिन एक ही टाइप के सारे मॉलिक्यूल हैं, यानी हम क्या कहेंगे, एक प्रोडक्ट है। जैसे N2+3H2 = 2NH3, तो 2 NH3 तो बन रहा है, पर बन तो दोनों NH3 अमोनिया के ही रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के ही बन रहे हैं, तो उसको हम 2 प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। 2 प्रोडक्ट हम कब कहेंगे उसको, जब 2 अलग अलग तरीके के हों। जैसे यहाँ अलग अलग तरीके का, एक अलग तरीके का ये, एक अलग तरीके का ये, एक अलग तरीके का ये। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसको पहचानने में। तो बहुत सिंपल सी चीज है, क्या है, कॉम्बाइन। कॉम्बाइन मतलब जिसमें 2 जुड़ गए, कंबाइन हो गए, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जुड़ गए और एक बन गया, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जिसमें एक से टूट करके 2 या अधिक प्रोडक्ट बन गए, वो क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन कहलाएगा। ये दोनों ही एक दूसरे का अपोजिट रिएक्शंस होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि कॉम्बिनेशन में जुड़ते हैं और एक बनता है प्रोडक्ट, और डिकम्पोजिशन में एक प्रोडक्ट टूट कर, एक रिएक्टेंट टूट करके बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो दोनों ही रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो वही बात आपको लिखनी है कि कॉम्बिनेशन में और रिएक्शन में जो भी मैंने आपको पढ़ाया वही आप बता देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फिर थर्मल डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन क्या हो गई, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या हो गया, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए मैं यहाँ लिखती हूँ इसको मिटा करके। ठीक है, एक्चुअल पहले डेफिनेशन लिखिए फिर एग्जाम्पल लिखिए। अभी मैंने आपको थोड़ा सा कंक्लूड करके डेफिनेशन लिखाई है, एग्जाम्पल कंक्लूड करा के डेफिनेशन लिखाई है, आप समझ गए होंगे। अभी तो समझाने के लिए मैंने आपको बताई थी कि हीट यूज हो रही है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आप इसको जब अपने नोट्स बनाएंगे तो पहले लिख लेंगे, ठीक है ना। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, द डिकम्पोजिशन reactions in which heat is used for breaking
ऑफ या ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसी रिएक्शंस को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब दूसरे वाली कौन सी थी? दूसरी रिएक्शंस थी आपकी इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो वो रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट, दैट आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, पानी का डिकम्पोजिशन, अगर पानी में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो H2 और O2 गैसेस बनती हैं, तो वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई डिकम्पोजिशन के लिए, तो वो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो ये ए हो गया डिकम्पोजिशन का। बी टाइप की रिएक्शन हो गई कौन सी? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन क्या हो गया? द decomposition reactions in which electricity is used for decomposition of या हम कह सकते हैं डिकम्पोजिशन का एक दूसरा मतलब भी क्या है? ब्रेकडाउन, है ना? फॉर ब्रेकडाउन ऑफ reactants. For example, electrolysis of water, H2O, एरो पर लिखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिक करंट पास करने को ही इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो बनेगा 2H2 प्लस O2 गैस। ये हो गया इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। देन थर्ड टाइप का डिकम्पोजिशन जो है दैट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है सनलाइट, यानी फोटो मतलब फोटोकेमिकल में सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो तो उनको हम यानी थर्मल ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो गया द रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस, थोड़ा रिफाइन करके लिखेंगे। कौन सी रिएक्शन लिख रहे हो आप? डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख रहे हो तो यहाँ होना चाहिए द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस which takes place in presence of sunlight. For example, decomposition of AgBr, decomposition of AgCl and decomposition of AgI। यानी सिल्वर के जो साल्ट होते हैं इन सभी में फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है। ध्यान रखिए AgI का डिकम्पोजिशन
ये सभी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। तो 2AgBr इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या तो हम ऐसा लिखें सनलाइट या फिर लिखें H न्यू। ध्यान रखिए, सनलाइट को शॉर्ट में इस तरह से H न्यू करके रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर H न्यू क्या है? एक्चुअली जो सनलाइट है पैकेट्स के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे आती है, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आती है। जो सबसे छोटा एनर्जी का पैकेट होता है उसको हम फोटोन कहते हैं, और एक फोटोन की एनर्जी H न्यू है, इसीलिए उस फोटोन के सिंबल को भी हम यहाँ लिख सकते हैं सनलाइट की जगह पे। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ये सब चीज़ें, क्वांटम, ठीक है। तो ये एक सबसे छोटा वाला ये होता है एनर्जी का, यानी सनलाइट का सबसे छोटा एनर्जी पैकेट H न्यू के फॉर्म में हम इतनी एनर्जी होती है इसमें। यहाँ पे H क्या है? H है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, हालांकि ये आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, फिर भी बताए दे रहे हैं। ये कहलाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये है न्यू। ध्यान दीजिए, इसको कई बच्चे ऐसे वी, वो नहीं है वी फॉर वैन वाला वी नहीं है, ये न्यू है, इस तरह से लिखा जाता है। देखिए ध्यान से, न्यू ऐसे पढ़ेंगे क्या इसको? न्यू, ये ठीक है। तो सनलाइट को हम H न्यू भी लिख सकते हैं, चाहे H न्यू लिखा हो चाहे सनलाइट लिखा हो। तो ये डिकम्पोज होगा 2Ag सॉलिड प्लस Br2 गैस में। इसी तरह से ये AgCl डिकम्पोज होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 2Ag प्लस Cl2 गैस। इसी तरह से ये AgI डिकम्पोज होगा 2 प्लस I2 गैस। तो क्वेश्चन दिया जाता है, ये कैसा है? ऐसे पूछा जाता है कि एक सॉल्यूशन है, उसको हीट में, उसको हमने कहाँ रख दिया? सनलाइट में रख दिया। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये ग्रे कलर का हो जाता है। तो ये सॉल्यूशन ग्रे कलर का क्यों हो जाता है? ये सॉल्यूशन, ये वाली इन सॉल्यूशन की बात हुई, इनमें से कोई भी सॉल्यूशन को अगर हम धूप में रखेंगे तो ये सभी सॉल्यूशन ग्रे कलर में चेंज हो जाएंगे। कारण क्या है ग्रे कलर में चेंज होने का? क्योंकि ये जो सिल्वर सॉलिड है ये उसमें डिकम्पोज होकर के सिल्वर अलग हो जाता है और ये ग्रे कलर का होता है। इसके कारण वो सॉल्यूशन कैसे हो जाते हैं? ग्रे हो जाते हैं। तो दूसरी भाषा में घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह की कि सॉल्यूशन को, या एक सिल्वर का साल्ट है, हमने उसको धूप में रख दिया, थोड़ी देर बाद ग्रे क्यों हो गया? या फिर कोई सिल्वर का साल्ट बताइए जिसको कि हम फोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं, या कोई ऐसी रिएक्शन बताइए, केमिकल रिएक्शन बताइए जिसको हम फोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं, या कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताइए जिसको हम फोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं। ये जो AgBr वाली रिएक्शन है सिल्वर की, ये फोटोग्राफी में यूज़ होती है, याद रखिए इसको। कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन जो फोटोग्राफी में यूज़ होती है तो आपका ये रहेगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन ध्यान करने हैं। देन आ गया थर्ड पार्ट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाने के लिए पहले मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बता ही दी है, तो आप उस रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखते हुए, अब आपको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है समझने में, इसीलिए मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज पहले बताई है। तो रिएक्टिविटी सीरीज बहुत अच्छे से याद कर लीजिए आप। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन थर्ड। आपको जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर के नाम से 10th में वीडियो डाले हुए हैं, तो दोनों तरह से पीरियोडिक टेबल और आयंस के फॉर्मूले भी और ये रिएक्टिविटी सीरीज, ये बहुत ध्यान से पहली प्रायोरिटी पे तैयार कर लीजिए। वो तैयार होगा तो फर्स्ट चैप्टर आपको बहुत सरल लगेगा। वो चीज़ें तैयार नहीं होंगी तो फर्स्ट चैप्टर आपको बहुत कठिन लगेगा, इसीलिए उनको प्रायोरिटी पे तैयार करिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट नाम क्या समझ रहा? डिस्प्लेसमेंट यानी किसी के प्लेस का चेंज होना, बदलना, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो क्लियरली समझ में? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो गई? जैसे कि ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी मेटल की रिएक्शन हो किसी साल्ट सॉल्यूशन से, और मेटल अपने से कम रिएक्टिव मेटल को साल्ट सॉल्यूशन में से
डिस्प्लेस कर देगी और उसकी जगह ले लेगी। इसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ऑलरेडी यू हैव बीन डिस्कस्ड दिस। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर द reactions in which metal reacts with salt solution and displace the metal from the salt solution। हम यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा लिख सकते हैं, डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। ये मेटल जो साल्ट सॉल्यूशन में किसको डिस्प्लेस कर सकता है? डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, या फिर लेस रिएक्टिव कौन सी होगी? मेटल बिलो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। in which a metal reacts with the salt solution and displace the less reactive metal। less reactive metal कौन सी होगी? जो कि reactivity series में नीचे है। from its salt solution, यानी एक मेटल की रिएक्शन होगी और एक मेटल के साल्ट सॉल्यूशन की रिएक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जिंक है, जिंक प्लस CuSO4। तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद है तो आप ध्यान करिए कि जिंक और कॉपर में कौन ऊपर है, तो रिएक्शन क्या होगी, ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रख के इन सारे सवालों के जवाब देने हैं। जिंक ऊपर है, कॉपर सल्फेट यानी कॉपर से नीचे है, तो कॉपर सल्फेट से जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा? ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, तो ये मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देती है। ये इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये लेस रिएक्टिव है, इसका साल्ट सॉल्यूशन है। कई बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि साल्ट सॉल्यूशन है, मेटल है, ये भी मेटल दिख रही है, ये भी मेटल दिख रही है, आप कैसे पहचानेंगे साल्ट सॉल्यूशन है? जब मेटल किसी एनायन के साथ कंबाइन हो गई है तो ये साल्ट में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर लिख दिया एक्वस। एक्वस का मतलब क्या हो गया? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, यानी कॉपर सल्फेट साल्ट का सॉल्यूशन। ठीक, समझ में आ गया? साल्ट सॉल्यूशन को आप कैसे पहचानेंगे? मेटल कंबाइंड विद किसी भी एनायन के साथ में अगर कंबाइंड हो चुकी है, दैट इज कन्वर्टिंग इनटू साल्ट। अब ये मेटल नहीं है, मेटल का साल्ट, और यहाँ पे एक्वस लिखा है मतलब ये साल्ट है, और एक्वस मतलब पानी में घोल दिया, मतलब ये साल्ट का सॉल्यूशन है। और ये मेटल अकेला लिखा है, इसका मतलब ये केवल मेटल है, ये मेटल का साल्ट है। तो मेटल रिएक्ट्स विद, यानी कैसी है? रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव साल्ट, मेटल का साल्ट सॉल्यूशन है, तो मोर रिएक्टिव मेटल अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगी, या फिर वही बात है रिएक्टिविटी सीरीज में ये नीचे है तो अपने से नीचे वाली मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगी, एक ही बात है। इन दोनों की रिएक्शन क्या होगी? जिंक सल्फेट बन जाएगा एक्वस और कॉपर बाहर आ जाएगा, इस तरह से। अभी इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि ये दो रिएक्शन जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ इतने इंपॉर्टेंट हैं, हर बार इसमें 2 नंबर का प्रैक्टिकल में एग्जाम में पूछा ही जाता है, बोर्ड एग्जाम में। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर याद रखिए, वैसे मैं आपको ये रिएक्शन करके दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए आप इसको याद रखिए। ये ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। एक्चुअली जिस कलर के पेन से मैं लिख रही हूँ ये कॉपर सल्फेट का ही कलर है, तो इसी कलर का होता है कॉपर सल्फेट। और ये है जिंक मेटल। मेटल है, कैसा पता चला? अकेला जिंक लिखा हुआ है, मेटल है। अगर जिंक देखो यहाँ पे लिखा है सल्फेट के साथ, तो ये क्या हो गया? ये जिंक सल्फेट का साल्ट सॉल्यूशन हो गया,
क्योंकि एक्वस भी लिखा हुआ। ऐसे आप पहचान करेंगे कि ये मेटल है, ये साल्ट सॉल्यूशन है। कई बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि वो रिएक्शन देख के पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो मेटल की और साल्ट सॉल्यूशन की रिएक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बस इतनी सी बात लिखनी है कि ये साल्ट सॉल्यूशन है और ये मेटल है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अभी आप अकेले इसको पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में भी आ रही होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो दोनों मिलकर के मिक्स हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएगा, तो इसका उसमें उसका इसमें बताओगे। इसलिए कंसेप्ट पहले से अपने क्लियर करके चलो कि मेटल व्हेन साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन कर रही है तो साल्ट सॉल्यूशन में से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। ठीक, तो ये जिंक मेटल है, ब्लू कलर का है। जब हम जिंक, ऐसे क्वेश्चन आता है, जिंक रॉड को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो जब भी जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम डालेंगे तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर गायब हो जाएगा और ये जो है ये क्या बनेगा? ब्राउन पाउडर्ड फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा। कॉपर यानी ब्राउन सॉलिड मिलेगा हमको और जिंक रॉड के ऊपर ये ब्राउन पाउडर कलेक्ट हो जाएगा और ये जिंक सल्फेट का साल्ट सॉल्यूशन मिलेगा। ये कैसा होगा? कलरलेस होगा। ठीक, इसी तरह से Fe यानी आयरन नेल, तो आयरन नेल को हमने कॉपर सल्फेट में डाला और रख दिया। क्या ऑब्जर्वेशन देखेंगे आप? वही बात है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा है? ब्लू कलर का है। जब आयरन नेल को या आयरन की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान करिए। आयरन कहाँ है कॉपर से? कम रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है? आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है? रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान करिए। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा? कॉपर सल्फेट को सॉल्यूशन से रिएक्शन करेगा और उसमें से किसको? कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ कॉपर की जगह ले लेगा। इसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। इसने इसको हटा दिया, इसकी जगह ले ली, डिस्प्लेस हो गया, यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो FeSO4 प्लस Cu। Cu कैसा होगा? ये ब्राउन पाउडर कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा? आयरन नेल्स पर इकट्ठा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आयरन और कॉपर सल्फेट का, इन दोनों में से कुछ ना कुछ 2 मार्क्स में जरूर आता है, 100% आता है, किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या देखना है कि FeSO4 का कलर देखना है। क्या ऑब्जर्व करेंगे? यहाँ तो कलरलेस हो गया सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ कलरलेस नहीं होगा। FeSO4 सॉल्यूशन कैसा होता है? लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो ये FeSO4 कैसा हो गया? लाइट ग्रीन हो गया। ये जितने भी कलर जहाँ पर यूज हो रहे हैं वो कलर सब आपको याद करने हैं। कौन सा एलिमेंट या कौन सा सब्सटेंस किस कलर का है, ये आपको याद रखना है। अब आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होती हैं? The reactions in which two salt solutions react and
their metals are exchanged. Their place are called as double displacement reaction. जैसा मैंने आपको एक्टिविटी नंबर 2 में बताया था KI और AB NO3 की रिएक्शन में, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कभी कभी ये भी पूछ दिया जा सकता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? वही जिसमें प्रेसिपिटेट बना वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई। एक साल्ट प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, so they are also called as precipitation reaction. For example, वही सेकेंड एक्टिविटी की रिएक्शन क्या थी, याद करिए, PbNO3 एक्वस प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड एक्वस। तो क्या बना था, इस मेटल ये इस साल्ट के एनाइन के साथ चली जाएगी, ये मेटल इसके साथ चली जाएगी, लेकिन गारंटी नहीं है कि आप ये रिएक्शन सही लिख पाएं। ज़्यादातर बच्चे ये रिएक्शन को गलत लिख करके आते हैं, कारण कि उनको बैलेंस ही याद नहीं है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आयंस के फॉर्मूले और बैलेंस ही 9th क्लास में भले आपने पास कर लिया है, लेकिन ये फॉर्मूले और बैलेंस ही बहुत अच्छे से याद करिए रिटेन प्रैक्टिस से, ठीक है। तो बनेगा क्या, PbI2 प्लस KNO3। अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो I2 उधर है, इधर I है, तो इसे बैलेंस करेंगे 2KI हो गया। जब हम यहाँ K को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 KNO3 को बैलेंस करेंगे, और जब यहाँ K को ये बैलेंस किया तो NO3, ये PbNO3 होल ट्वाइस है, सॉरी Pb की 2 बैलेंस ही है, NO3 की 1 है, तो PbNO3 होल ट्वाइस है यहाँ पर। तो ये चीज़ है, आपको अगर बैलेंसी ध्यान नहीं है तो आप गड़बड़ी करेंगे, तो बैलेंसी जरूर याद होनी चाहिए और आयंस के फॉर्मूले याद होने चाहिए। और भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको एग्जांपल बता रही हूँ। ये सारी रिएक्शन हम आपको एक दिन करके दिखाएंगे। तो Na2SO4 एक्वस, यानी ये क्या है, सोडियम सल्फेट। SO4 कौन सा फॉर्मूला है, सल्फेट आयन का, 9th का याद होगा ना आपको ये सब। सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 एक्वस, तो ये बनेगा 2NaCl प्लस BaSO4 सॉलिड एक्वस, ठीक है। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। 5th टाइप की जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम अलग से आपको कल डिस्कस करेंगे।